एक राजा और एक रानी थे, जो इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके कोई संतान नहीं थी, इतना दुखी कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वे दुनिया के सभी जल स्रोतों पर गए, व्रत रखे, तीर्थयात्रा की, सभी उपाय आजमाए, लेकिन सब बेकार गया। आखिरकार रानी को एक बेटी हुई। उसका नामकरण बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और राजकुमारी ने अपनी देव माताओं के रूप में पूरे राज्य में जितनी भी परियां मिल सकती थीं, उन्हें रख लिया, उन्हें साथ मिली ताकि उनमें से हर एक उसे उपहार दे सके, जैसा कि उन दिनों परियों का रिवाज था। इस तरह राजकुमारी को सभी कल्पनाशील पूर्णताएं प्राप्त हुईं। नामकरण की रस्में पूरी होने के बाद सभी लोग राजा के महल में वापस आ गए, जहां परियों के लिए एक शानदार दावत तैयार की गई थी। उनमें से हर एक के सामने एक शानदार ढक्कन रखा गया था, जिसमें एक बहुत बड़ा सोने का डिब्बा था, जिसमें एक चम्मच, चाकू और कांटा था, जो सभी शुद्ध सोने के हीरे और माणिक से जड़े हुए थे। लेकिन जब वे सभी मेज पर बैठे थे, तो उन्होंने एक बहुत बूढ़ी परी को हॉल में आते देखा, जिसे उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उसे एक निश्चित टॉवर से बाहर आए 50 साल से अधिक हो गए थे और माना जाता था कि वह या तो मर चुकी है या मंत्रमुग्ध है। राजा ने उसे एक कवा मंगवाया, लेकिन वह उसे दूसरों की तरह सोने का बक्सा नहीं दे सका, क्योंकि उनके पास 7 परियों के लिए सिर्फ 7 ही बने थे। बूढ़ी परी को लगा कि उसे अपमानित किया गया है और उसने अपने दांतों के बीच कुछ धमकियां बुदबुदाईं। उसके पास बैठी युवा परियों में से एक ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी और ये सोचकर कि वह छोटी राजकुमारी को कोई अशुभ उपहार दे सकती है, जैसे ही वे मेज से उठे, वह चली गई और पर्दे के पीछे छिप गई, ताकि वह आखिरी बार बोल सके और बूढ़ी परी की बुराई को यथासंभव ठीक कर सके। इस बीच सभी परियों ने राजकुमारी को अपने उपहार देने शुरू कर दिए। सबसे छोटी परी ने उसे उपहार में कहा कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यक्ति होगी, दूसरी ने कहा कि उसके पास एक देवदूत की बुद्धि होगी, तीसरी ने कहा कि वह जो कुछ भी करेगी उसमें एक अद्भुत अनुग्रह होगा, चौथी ने कहा कि वह पूरी तरह से अच्छा नृत्य करेगी, पांचवी ने कहा कि वह एक परी की तरह गाएगी, कोकिला, और छठा कि उसे सभी प्रकार के संगीत को परम पूर्णता के साथ बजाना चाहिए। अगली बारी बूढ़ी परी की थी, जिसका सिर उम्र से ज्यादा द्वेष से हिल रहा था। उसने कहा कि राजकुमारी के हाथ में एक धुरी चुभो दी जानी चाहिए और वह घाव से मर जानी चाहिए। इस भयानक उपहार ने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया और हर कोई रोने लगा। उसी क्षण युवा परी पर्दे के पीछे से बाहर आए और ऊंची आवाज में ये शब्द बोले, हे राजा और रानी, आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि आपकी बेटी इस विपत्ति से नहीं मरेगी। ये सच है कि मेरे पास मेरे ज्येष्ठ पुत्र द्वारा किए गए कार्य को पूरी तरह से बदलने की शक्ति नहीं है। राजकुमारी निश्चित रूप से अपने हाथ में एक धुरी चुभोएगी, लेकिन मरने के बजाय वो केवल एक गहरी नींद में सो जाएगी, जो 100 वर्षों तक चलेगी, जिसके बाद एक राजा का पुत्र आएगा और उसे जगाएगा। राजा ने बूढ़ी परी द्वारा बताई गई विपत्ति से बचने के लिए तुरंत एक घोषणा करवाई, जिसके अनुसार सभी को मौत की सजा देते हुए चरखा और तकली से काटने या अपने घर में तकली रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लगभग 15 या 16 साल बाद, जब राजा और रानी अपने किसी मौज मस्ती के घर गए हुए थे, तो एक दिन युवा राजकुमारी महल में इधर उधर भागती हुई इधर उधर घूम रही थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय वह मीनार के ऊपर एक छोटे से कमरे में पहुंची, जहां एक अच्छी बूढ़ी औरत अकेली अपनी तकली से काट रही थी। इस अच्छी औरत ने तकियों के खिलाफ राजा की घोषणा के बारे में कभी नहीं सुना था। राजकुमारी ने कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो, अच्छे? मैं कताई कर रही हूँ, मेरी प्यारी बच्ची, बूढ़ी औरत ने कहा, जो नहीं जानती थी कि वह कौन थी। हाँ, राजकुमारी ने कहा, ये बहुत सुंदर है, तुम इसे कैसे करती हो? इसे मुझे दे दो, ताकि मैं देख सकूं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, शायद वो बहुत जल्दबाजी में थी, या कुछ हद तक असुविधाजनक थी, या परी के आदेश से ऐसा हुआ था, वो उसके हाथ में आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छी बूढ़ी औरत को ठीक से नहीं पता था कि इस मामले में क्या करना है, इसलिए उसने मदद के लिए पुकारा। हर तरफ से बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने राजकुमारी के चेहरे पर पानी फेंका, उसकी पट्टियां खोली, उसके हाथों की हथेलियों पर मारा
और उसकी कनपटियों पर हंगरी पानी रगड़ा, लेकिन कुछ भी उसे होश में नहीं ला सका। और अब राजा, जो शोर सुनकर आया था, परियों की भविष्यवाणी के बारे में सोचने लगा, और यह अच्छी तरह से समझ गया कि यह अवश्य ही घटित होगा, क्योंकि परियों ने ये कहा था। इसलिए उसने राजकुमारी को अपने महल के सबसे अच्छे कमरे में ले जाकर सोने और चांदी से कढ़ाई किए हुए बिस्तर पर लिटा दिया। कोई उसे एक नन्ही परी समझ सकता था, वो इतनी सुंदर थी, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने से उसकी रंगत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसके गाल लाल थे और उसके होंठ मूंगे जैसे थे। वास्तव में उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं, जिससे उसके आसपास के लोगों को यह विश्वास हो गया कि वो मरी नहीं है। राजा ने आदेश दिया कि वे उसे परेशान न करें, बल्कि उसे तब तक चुपचाप सोने दे जब तक कि उसके जागने का समय न आ जाए। राजकुमारी के साथ जब ये दुर्घटना हुई, तो वह अच्छी परी जिसने उसे 100 साल की नींद में सुलाकर उसकी जान बचाई थी, 12,000 लीग दूर माटाकिन राज्य में थी। लेकिन उसे तुरंत एक छोटे बौने ने इसकी सूचना दी, जिसके पास 7 लीग के जूते थे, यानी ऐसे जूते जिनसे वह एक कदम में 7 लीग जमीन पर चल सकता था। परी तुरंत चली गई, और वह लगभग 1 घंटे बाद ड्रैगन द्वारा खींचे जा रहे एक ज्वलंत रथ में पहुंची। राजा ने उसे रथ से बाहर निकाला, और उसने जो कुछ भी किया था उसे स्वीकार किया, लेकिन चूंकि वह बहुत दूरदर्शी थी, उसने सोचा कि जब राजकुमारी जागेगी तो शायद उसे पता न हो कि इस पुराने महल में अकेली होने के कारण उसे क्या करना है, और उसने यही किया। उसने अपनी छड़ी से महल में सब कुछ छुआ। राजा और रानी को छोड़कर शासन करने वाली महिलाएं, सम्मान की नौकरानियां, शयनकक्ष की महिलाएं, सज्जन पुरुष, अधिकारी, प्रबंधक, रसोई, उप रसोई, रसोई, पहरेदार, उनके मांस खाने वाले, प्यादे, पहरेदार, उसने अस्तबल में मौजूद सभी घोड़ों, पैड्स और अन्य को भी छुआ, बाहरी आंगन के बड़े कुत्तों और सुंदर छोटे मोप्सी को भी, राजकुमारी का छोटा स्पैनियल, जो उसके पास बिस्तर पर लेटा था। उसके छूते ही वे सब सो गए, ताकि वे अपनी मालकिन से पहले न जागरें और जब भी वो उन्हें बुलाए, वे उसकी सेवा के लिए तैयार रहें। आग के पास बैठे हुए वे सभी तीतर और तीतरों से भरे हुए थे, वे भी सो गए। ये सब कुछ एक पल में हो गया। परियां अपना काम करने में देर नहीं लगाती, और अब राजा और रानी अपनी प्रिय बच्ची को जगाए बिना उसे चूमकर महल से बाहर चले गए और घोषणा कर दी कि कोई भी उसके पास आने का साहस न करे। हालांकि ये जरूरी नहीं था, क्योंकि 1/4 घंटे के समय में पार्क के चारों ओर इतने सारे पेड़, बड़े और छोटे, झाड़ियां और झाड़ियां उगाई, जो एक दूसरे में लिपटी हुई थीं, कि न तो कोई आदमी और न ही जानवर उनके बीच से गुजर सकता था। यहाँ तक कि महल की मीनारों के सबसे ऊपरी हिस्से के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और वह भी जब तक कि वह काफी दूर न हो। किसी को संदेह नहीं था, लेकिन परी ने अपनी कला का एक बहुत ही असाधारण नमूना पेश किया, ताकि राजकुमारी जब तक सोती रहे, उसे किसी भी जिज्ञासु लोगों से डरने की जरूरत न पड़े। जब 100 वर्ष बीत गए, तो उस समय राज करने वाले राजा का पुत्र, जो सोई हुई राजकुमारी के परिवार से भिन्न था, देश के उस ओर शिकार खेलने गया हुआ था। उसने पूछा, वे कौन सी मीनारें थीं जो उसने एक बड़े घने जंगल के बीच में देखीं? सबने वही उत्तर दिया जो उन्होंने सुना था। कुछ ने कहा, यह एक खंडहरनुमा पुराना महल था, जिसमें आत्माएं निवास करती थीं। अन्य लोगों का कहना है कि देश के सभी जादूगर और डायने वहां अपना विश्राम दिवस या रात्रिकालीन बैठक रखते थे। आम राय ये थी कि वहां एक राक्षस रहता था, और वह जितने भी छोटे बच्चों को पकड़ सकता था, उन्हें वहां ले जाता था, ताकि जब चाहे उन्हें खा सके, और कोई भी उसका पीछा न कर सके, क्योंकि जंगल से होकर गुजरने की शक्ति केवल उसी के पास थी। राजकुमार असमंजस में था कि किस बात पर विश्वास करे। तभी एक बहुत अच्छे देशवासी ने उससे कहा, महाराज, ये बात लगभग 50 वर्ष पहले की है, जब मैंने अपने पिता से यह सुना था, जिन्होंने मेरे दादा को ये कहते हुए सुना था कि इस महल में एक राजकुमारी थी, जो अब तक देखी गई सबसे सुंदर राजकुमारी थी। उसे वहां 100 वर्ष तक सोना होगा, तथा उसे एक राजा का पुत्र जगाएगा, जिसके लिए वह आरक्षित थी। युवा राजकुमार इन शब्दों से बहुत उत्साहित था, और उसने मामले पर विचार किए बिना यह विश्वास कर लिया कि वह इस दुर्लभ साहसिक कार्य को समाप्त कर सकता है, और प्रेम और सम्मान से प्रेरित होकर
उसने उसी क्षण इस पर विचार करने का संकल्प लिया। वह जंगल की ओर बढ़ा ही था कि सभी बड़े पेड़, झाड़ियां उसके लिए रास्ता बना रही थीं। वह महल की ओर बढ़ा जो उसने एक बड़े रास्ते के अंत में देखा था, जिसमें वह आगे बढ़ गया और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने देखा कि उसके लोगों में से कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही वह उनसे गुजरा, पेड़ फिर से बंद हो गए। हालांकि उसने अपना रास्ता जारी रखना बंद नहीं किया। एक युवा और कामुक राजकुमार हमेशा बहादुर होता है। वह एक विशाल बाहरी प्रांगण में आया, जहां उसने जो कुछ भी देखा, उससे सबसे निडर व्यक्ति भी डर से कांप सकता था। वहां हर जगह एक बहुत ही भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। हर जगह मौत की छवि दिखाई दे रही थी, और वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय मनुष्यों और जानवरों के फैले हुए शरीरों के, जो सभी मृत प्रतीत हो रहे थे। हालांकि वो गोमांस खाने वालों के माणिक्य भरे चेहरों और मुहासों वाली नाक से अच्छी तरह से जानता था कि वे केवल सो रहे थे, और उनके प्यालों, जिनमें अभी भी शराब की कुछ बूंदें बची हुई थीं, से साफ पता चल रहा था कि वे अपने प्यालों में सो गए थे। फिर वह संगमरमर से बने प्रांगण को पार करके सीढ़ियों से ऊपर गया और गार्ड के कमरे में पहुंचा, जहां पहरेदार अपनी पंक्तियों में खड़े थे। उनके कंधों पर बंदूकें थीं और वे जितना हो सके उतनी ऊंची आवाज में खर्राटे ले रहे थे। उसके बाद वह सज्जनों और महिलाओं से भरे कई कमरों से गुजरा। सभी सो रहे थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। अंत में वह सोने से मरे हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक बिस्तर पर, जिसके सभी पर्दे खुले थे, एक राजकुमारी को देखा, जो अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन नज़ारा थी, जो लगभग 15 या 16 साल की लग रही थी, और जिसकी चमकदार और, एक तरह से, शानदार सुंदरता में कुछ हद तक दैवीयता थी। वह कांपते और प्रशंसा के साथ उसके पास गया, और उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। और अब, जब जादू खत्म होने को था, राजकुमारी जाग उठी, और उसे पहले दृश्य की अपेक्षा अधिक कोमल आंखों से देखने लगी। क्या ये तुम हो, मेरे राजकुमार? उसने उससे पूछा। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है। राजकुमार इन शब्दों से और उनके उच्चारण के तरीके से बहुत अधिक मंत्रमुग्ध था। उसे नहीं पता था कि वह अपनी खुशी और कृतज्ञता कैसे व्यक्त करे। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह उससे खुद से भी अधिक प्यार करता है। उनकी बातचीत में कोई तालमेल नहीं था, वे बात करने से ज्यादा रोते थे, थोड़ी वाक्पटुता, बहुत ज्यादा प्यार। वो उससे ज्यादा उलझन में था, और हमें इस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। उसके पास सोचने का समय था कि उसे उससे क्या कहना है, क्योंकि यह बहुत संभव है, हालांकि इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कि इतनी लंबी नींद के दौरान अच्छी परी ने उसे बहुत ही सुखद सपने दिखाए थे। संक्षेप में, उन्होंने एक साथ 4 घंटे बात की, और फिर भी उन्होंने जो कहना था उसका आधा भी नहीं कहा। इस बीच महल के सभी लोग जाग गए। हर कोई अपने अपने काम के बारे में सोच रहा था, और चूंकि उनमें से कोई भी प्यार में नहीं था, इसलिए वे भूख से मरने को तैयार थे। मुख्य महिला, जो अन्य लोगों की तरह ही समझदार थी, बहुत अधीर हो गई, और उसने राजकुमारी को जोर से बताया कि रात का खाना परोसा जा चुका है। राजकुमार ने राजकुमारी को उठने में मदद की। वो पूरी तरह से तैयार थी, और बहुत शानदार ढंग से, लेकिन उसके शाही महामहिम ने उसे यह नहीं बताया कि वो उसकी परदादी की तरह कपड़े पहने हुए थी, और उसके ऊंचे कॉलर के ऊपर एक नुकीला बैंड था। वो इन सब के बावजूद थोड़ी भी कम आकर्षक और सुंदर नहीं लग रही थी। वे बड़े हॉल में गए, जहां उन्होंने भोजन किया, और राजकुमारी के अधिकारियों ने उनकी सेवा की। वायलिन और हाउटबॉय ने पुरानी धुनें बजाईं, लेकिन बहुत बढ़िया, हालांकि उन्हें बजाए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए थे। और भोजन के बाद, बिना समय गंवाए, लॉर्ड अल्मोना ने महल के चैपल में उनका विवाह कर दिया, और मुख्य महिला ने पर्दा खींच दिया। उन्हें बहुत कम नींद मिली। राजकुमारी के पास कोई अवसर नहीं था, और राजकुमार अगली सुबह उसे छोड़कर शहर लौट गया, जहां उसके पिता को उसके लिए दर्द हो रहा था। राजकुमार ने उससे कहा, वह जंगल में शिकार करते समय रास्ता भूल गया था और एक कोयला जलाने वाले की झोपड़ी में पड़ा था, जिसने उसे पनीर और ब्राउन ब्रेड दिया था। राजा, उसके पिता, जो एक अच्छे आदमी थे, ने उस पर विश्वास किया, लेकिन उसकी मां को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था, और ये देखते हुए कि वह लगभग हर दिन शिकार पर जाता था, और उसके पास ऐसा करने के लिए हमेशा कोई बहाना तैयार रहता था।
हालांकि वह 3 या 4 रातें एक साथ बाहर बिताता था, उसे संदेह होने लगा कि वह शादीशुदा था, क्योंकि वह राजकुमारी के साथ पूरे 2 साल से अधिक समय तक रहा था और उसके 2 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी, जो एक बेटी थी, का नाम मॉर्निंग था और सबसे छोटे, जो एक बेटा था, उन्हें डे कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी बहन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर था। रानी ने अपने बेटे से कई बार बात की, ताकि वह खुद को बता सके कि वह अपना समय किस तरह बिताता है और यह कि उसे अपने कर्तव्य के अनुसार उसे संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन उसने कभी भी उसे अपना रहस्य बताने की हिम्मत नहीं की। वह उससे डरता था, हालांकि वह उससे प्यार करता था, क्योंकि वह राक्षस जाति की थी और राजा कभी भी उससे शादी नहीं करता अगर उसके पास बहुत सारा धन न होता। यहाँ तक कि दरबार में ये भी कानाफूसी थी कि वह राक्षसी प्रवृत्ति की थी और जब भी वह छोटे बच्चों को पास से गुजरते हुए देखती तो वह उनसे बचने के लिए दुनिया की सारी मुश्किलें झेलती, और इसलिए राजकुमार ने कभी भी उसे एक शब्द भी नहीं बताया। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई, जो लगभग 2 साल बाद हुआ, और उसने खुद को प्रभु और स्वामी माना, तो उसने खुलेआम अपनी शादी की घोषणा की और वह अपनी रानी को महल में ले जाने के लिए बड़े समारोह में गया। उन्होंने राजधानी शहर में शानदार तरीके से प्रवेश किया। वह अपने 2 बच्चों के बीच सवार थी। इसके तुरंत बाद राजा अपने पड़ोसी सम्राट कोंटालाबुटे के साथ युद्ध करने चला गया। उसने राज्य का शासन अपनी मां रानी को सौंप दिया और अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए उसे पूरी तरह से सौंप दिया। उसे पूरी गर्मियों में अपना अभियान जारी रखना पड़ा और जैसे ही वह चला गया, रानी मां ने अपनी बहू को जंगल के बीच एक देहाती घर में भेज दिया ताकि वह अपनी भयानक लालसा को अधिक आसानी से संतुष्ट कर सके। कुछ दिनों बाद वह स्वयं वहां गई और अपने रसोई कर्मी से बोली, मैं कल रात के खाने में थोड़ा मॉर्निंग खाने का मन बना रहा हूँ। आह मैडम, रसोईघर का क्लर्क चिल्लाया, मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी, रानी ने उत्तर दिया, और यह बात उसने एक राक्षसी के स्वर में कही जिसे ताज़ा मांस खाने की तीव्र इच्छा थी, और मैं इसे चटनी के साथ खाऊंगी। रॉबर्ट, बेचारा आदमी यह अच्छी तरह जानता था कि उसे राक्षसियों के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने अपना बड़ा चाकू लिया और छोटी मॉर्निंग के कमरे में चला गया। वह तब 4 साल की थी और उछलती कूदती और हंसती हुई उसके पास आई, उसे गले से लगाने के लिए और उससे कुछ मिश्री मांगने के लिए। जिस पर वह रोने लगा, बड़ा चाकू उसके हाथ से गिर गया और वह पिछवाड़े में गया और एक छोटा मेमना मारा और उसे इतनी अच्छी चटनी के साथ सजाया कि उसकी मालकिन ने उसे आश्वस्त किया कि उसने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा कुछ नहीं खाया था। उसने उसी समय छोटी मॉर्निंग को उठा लिया था और उसे अपनी पत्नी के पास ले गया ताकि उसे आंगन के नीचे अपने रहने के कमरे में छिपा सके। लगभग 8 दिन बाद दुष्ट रानी ने रसोईघर के क्लर्क से कहा, मैं छोटे डे पर भोजन करूंगी। उसने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह पहले की तरह उसे धोखा देने का निश्चय कर चुका था। वह नन्हे डे को ढूंढने गया और देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी पन्नी है, जिससे वह एक बड़े बंदर से तलवारबाजी कर रहा है। बच्चा उस समय केवल 3 वर्ष का था। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया ताकि वह उसे उसकी बहन के साथ अपने कमरे में छिपा सके, और नन्हे डे के कमरे में एक बहुत ही कोमल बच्चा पकाया, जिसे राक्षसी ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा पाया। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक शाम इस दुष्ट रानी ने अपने रसोई कर्मचारी से कहा, मैं रानी को उसी चटनी के साथ खाऊंगा जिस चटनी के साथ मैंने उनके बच्चों को खाया था। अब रसोई के बेचारे क्लर्क को उसे धोखा देने की उम्मीद नहीं रही। युवा रानी 20 साल की हो चुकी थी। उसे यह नहीं पता था कि वह 100 साल से सो रही थी और यार्ड में इतना मजबूत जानवर कैसे पाया जाए, यही बात उसे हैरान कर रही थी। तब उसने एक संकल्प लिया ताकि वह अपनी जान बचा सके, रानी का गला काट दे, और उसके कमरे में जाकर तुरंत ऐसा करने के इरादे से उसने खुद को जितना संभव हो सके उतना बड़ा क्रोध दिखाया और अपने हाथ में खंजर लेकर युवा रानी के कमरे में आ गया। हालांकि उसने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया, बल्कि उसे बहुत सम्मान के साथ बताया कि उसे रानी माँ से क्या आदेश मिले थे। करो करो, उसने गर्दन आगे बढ़ाते हुए कहा, अपने आदेश का पालन करो और फिर मैं जाकर अपने बच्चों से मिलूंगी।
अपने बेचारे बच्चों से, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। क्योंकि जब से वे उसकी जानकारी के बिना ले जाए गए थे, तब से वो उन्हें मरा हुआ समझ रही थी। नहीं, नहीं, मैडम, रसोईघर का बेचारा क्लर्क रोते हुए बोला, आप नहीं मरेंगी, और फिर भी आप अपने बच्चों को फिर से देख सकेंगी। लेकिन फिर आपको मेरे साथ मेरे घर जाना होगा, जहां मैंने उन्हें छुपाया है, और मैं रानी को एक बार फिर धोखा दूंगा, आपकी जगह उसे एक जवान हिरन दे दूंगा। इस पर वो उसे तुरंत अपने कक्ष में ले गया, जहां उसे अपने बच्चों को गले लगाने और उनके साथ रोने के लिए छोड़ दिया। उसने जाकर एक युवा हिरन को तैयार किया, जिसे रानी ने अपने खाने के लिए रखा था, और उसे उसी भूख से खाया जैसे कि वो युवा रानी हो। वो अपनी क्रूरता से बहुत खुश थी, और उसने राजा को, उसके लौटने पर, ये बताने के लिए एक कहानी गढ़ी थी कि कैसे पागल भेड़ियों ने रानी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को खा लिया था। एक शाम, जब वो अपने रीति के अनुसार महल के प्रांगणों में घूम रही थी, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई ताज़ा मांस की गंध मिल सकती है, उसने नीचे के कमरे में छोटे डे को रोते हुए सुना, क्योंकि उसकी माँ उसे कोड़े मारने वाली थी, क्योंकि वह शरारती था, और उसने उसी समय छोटी मॉर्निंग को अपने भाई के लिए क्षमा मांगते हुए सुना। राक्षसी ने तुरंत रानी और उसके बच्चों की आवाज़ पहचान ली, और इस बात से बहुत क्रोधित हो गई कि उसके साथ ऐसा धोखा हुआ है। इसलिए उसने अगले दिन भोर होते ही एक बहुत ही भयानक आवाज में, जिससे सभी कांप उठे, आदेश दिया कि वे बड़े प्रांगण के मध्य में एक बड़ा टब लेकर आएं, जिसे उसने टोड, वाइपर, सांप और सभी प्रकार के सर्पों से भर दिया, ताकि रानी और उसके बच्चों, रसोई के क्लर्क, उसकी पत्नी और नौकरानी को उसमें डाल दिया जाए। जिन लोगों को उसने आदेश दिया था उन सभी को उनके हाथ पीछे की ओर बांधकर वहां लाया जाए। तदनुसार उन्हें बाहर लाया गया, और जल्लाद उन्हें टब में फेंकने ही वाले थे कि तभी राजा, जिसके आने की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, घोड़े पर सवार होकर दरबार में दाखिल हुए, क्योंकि वे डाक से आए थे, और अत्यंत आश्चर्य से पूछा कि उस भयानक दृश्य का क्या मतलब था। किसी ने उसे बताने की हिम्मत नहीं की। जब राक्षसी, जो कुछ हुआ था उसे देखकर क्रोधित हो गई, उसने खुद को सिर के बल टब में फेंक दिया, और तुरंत ही उन बदसूरत जीवों ने उसे निगल लिया जिन्हें उसने दूसरों के लिए टब में फेंकने का आदेश दिया था। राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसकी माँ थी, लेकिन उसने जल्द ही अपनी खूबसूरत पत्नी और अपने प्यारे बच्चों के साथ खुद को सांत्वना दी।